नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का स्वागत है एग्जाम फोरम पे। मैं कविराज प्रिंस कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। यूपीएसआई का हम लोग प्रैक्टिस पेपर कर रहे हैं और प्रैक्टिस पेपर में पीवाई क्यू कर रहे हैं। और एक साल का नहीं, लगभग एक बार 2021 वाला तो कंप्लीट हुआ, उसके पहले भी जितने यूपीएसआई का पेपर हुए हैं उसका पीवाईक्यू हम कर रहे हैं। मेरे साथियों, आप सभी को पता होगा कि पीवाईक्यू कितना महत्वपूर्ण होता है परीक्षा पास करने के लिए, क्योंकि उसी बेस पे गेस पेपर भी बनाया जाता है, उसी आधार पे हम अनुमान भी लगाते हैं कि प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जो लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आप सभी का स्वागत है एग्जाम फोरम पे। और जितने लोग नए हैं क्लास को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? छावनियां, यानी जो छावनी होती है वह क्षेत्र होती है जिसमें सैन्य और नागरिक आबादी दोनों शामिल होता है। यानी छावनी क्या होता है? जिसमें सेना भी रहती है और सिविलियन भी रहते हो, नागरिक रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? छावनी। कह रहा छावनी बोर्ड के नियंत्रण के तहत, यानी किसके नियंत्रण के तहत? समझे, भारत में नागरिक प्रशासन निकाय का एक हिस्सा है। समझे कि नहीं समझे? यह निकायों में से एक है। यानी जो छावनी आता है वो किसके अंतर्गत आता है? क्या वो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, भारत के राष्ट्रपति, मानव संसाधन मंत्रालय या गृह मंत्रालय? किसके अधीन आता है आप सभी को बताना है। तो मेरे साथियों, मैं आप सभी के लिए ये पहला क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। जो लोग अभी लाइव पढ़ रहे हो फटाफट से आंसर तो आप लोग कर दो, और जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हो ना मेरे भाई, रिकॉर्डेड जिनको देखना है वो कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर खटका दीजिएगा। जो छावनी बोर्ड होता है, क्या होता है? छावनी बोर्ड किसके नियंत्रण में कार्य करता है या किसके नियंत्रण में आता है? और छावनी क्या होता है? तो जहां पे सैनिक और नागरिक दोनों रहते हो। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए। पहला क्वेश्चन किसके लिए? तो सर पहला क्वेश्चन हम सभी के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए, यातायात प्रतीक होता है, यानी ट्रैफिक सिंबल होते हैं, उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। कह रहा है कि इस यातायात प्रतीक का अर्थ क्या है? अर्थ का मतलब कि ये यातायात जो प्रतीक है यह क्या दर्शाता है, इसका मतलब क्या है? पहला कह रहा है आगे कंपन्न पट्टी है। कंपन्न पट्टियां क्या होती हैं? जैसे आप सड़क पे बाइक चलाइएगा तो ऐसे 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 कंपन करता है, तो लगता है कि एकदम, मतलब क्या लगता है कि हम गिर गए। हाँ, कंपन होता है। तो इसका मतलब क्या होता है? आगे कंपन पट्टियां हैं, या फिर आगे रास्ता उबड़ खाबड़ है, यानी आगे उबड़ खाबड़ सड़कें हैं, ये वाला सही है, या फिर आगे दो स्पीड ब्रेकर हैं, या फिर आगे पहाड़ी सड़क है। भैया इसका मतलब बी वाला सही है। ठीक है, अगर कभी भी ट्रायंगल क्या है, तो ट्रायंगल कुछ नहीं है, एक प्रतीक दर्शाने के लिए ट्रायंगल के अंदर अंदर कुछ बना दिया जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि आगे का जो रास्ता है उबड़ खाबड़ है, प्लेन नहीं है। कृपया धीरे चलाएं, नहीं तो उड़ जाएंगे। समझे? और जब उड़ जाएंगे तो दिलबर दिलबर गाना गाने लगेंगे। ठीक है, समझे? किसी का पीछा करिएगा और ऐसा सिंबल आ जाए तो आप सतर्क हो जाइएगा, ठीक? नहीं तो वो तो निकल जाएगा और आप गाना गाएंगे कि दीवाना पूछ लेगा तेरा नाम पता, चाहे तू बता चाहे ना बता। समझे? अगला प्रश्न पढ़ लीजिए। कह रहा है निम्न में से कौन सा सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम 2014 के संदर्भ में या संबंध में सही है? क्या पूछ रहा है मेरे भाई? सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम 2014 के संदर्भ में सही बात पूछा। कह रहा है कि यह जो विधेयक होता है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों में भ्रष्टाचार के कृत्य से संबंधित सूचना प्रदाता की रक्षा से संबंधित है। मतलब समझिएगा, यानी सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर हो गया या निजी सेक्टर हो गया, भ्रष्टाचार जैसे कृत्यों की जो सूचना प्रदान करता है तो क्या उससे रक्षा से संबंधित है? पहला विकल्प। दूसरा कह रहा है सतर्कता आयोग को भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत में शिकायतकर्ता की पहचान बताने की जरूरत नहीं है। ये वाला तो बात सही है। यानी सूचना आयोग के तहत, समझे, सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम के तहत अगर कोई सूचना देता है तो उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा। किसके तहत? 2014 के अधिनियम के तहत। ये बात एकदम सही है, लेकिन हई वाला बतिया एकदम क्या है वो विनोद बाबू? एकदम गलत है। तो इसका उत्तर किसके साथ जाएंगे सर? केवल बी। कौन सा? केवल बी। केवल बी, ओनली बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर क्या है? तो सर क्वेश्चन नंबर 4 है। और 4 क्या कह रहा है? कह रहा शपथ की अभिपुष्टि के रूप में भारत के संविधान अनुसूची में उल्लेख किया गया है। किसके भैया? शपथ। शपथ की बात कर रहा है, यानी किस अनुसूची में है भैया? पहली में क्या है? तो सर पहली में तो हमने पढ़ा है संघ और राज्य क्षेत्र। क्या पढ़ा है? संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा है।
संघ एवं राज्य क्षेत्र लिख सकते हैं। दूसरी में क्या है सर, दूसरी में तो हमने वेतन पढ़ा था, आपने ही पढ़ाया था, और भत्ते और पेंशन भी सर आपने बताया था। सर चौथी में क्या है, तो सर चौथी में राज्यसभा क्या है भैया, राज्यसभा में सीटों का आवंटन है, एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा। सर तीसरी में क्या है, तो तीसरी में है तो शपथ की बात बोला गया है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। हाँ। अब बताइए, अब जो लोग बी बता रहे हैं उनके लिए क्या किया जाए, हाँ क्या किया जाए, आप ही बताएंगे ना, हम बताएंगे। हाँ जी सर, सही बात है, तो सही बात है, तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर ए वाला पढ़ लीजिए। अच्छा ये आप लोग तो देखने में सुविधा होगा, तो यहां तक कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। कह रहा है कौन सा संविधान सभा के बारे में सही है, संविधान सभा के बारे में, भैया संविधान सभा कब बना सर, 1946 में, ठीक है। संविधान सभा को भंग कर दिया गया 1950 में, कब संविधान सभा खत्म, संविधान बना, काम खत्म, लागू हुआ, काम खत्म। कह रहा है कि संविधान का मसौदा तैयार करना संविधान सभा का एकमात्र कार्य था। ए विनोद बाबू, क्या संविधान सभा का एक ही कार्य था कि ये प्रारूप तैयार करेगा, संविधान का मसौदा तैयार करेगा, बिल्कुल गलत बात, हम काट देते हैं इसको। दूसरा कह रहा है एक बार जब संविधान अस्तित्व में आ गया, आ गया का मतलब संविधान लागू हो गया, तो संविधान सभा को भंग कर दिया गया, बिल्कुल ये बात सही है। जैसे ही संविधान लागू हुआ संविधान सभा को क्या कर दिया गया, डिसॉल्व कर दिया गया, भंग कर दिया गया, ठीक। दिक्कत की कोई बात नहीं है, तो नहीं है तो किसके साथ जाएंगे सर, केवल बी के साथ, किसके साथ, केवल बी के साथ। ए वाला सही नहीं है, बी वाला सही है, हाँ सर ये वाला सही नहीं है, बी वाला सही है। अब उसके बाद से देख लीजिए 6 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रश्न ऐसा प्रश्न यानी ऐसा प्रश्न जो प्रश्न काल में पूछा जाता है। अब ये प्रश्न काल कहां पे होता है सर, सदन में, सदन में क्या होता है प्रश्न काल, और प्रश्न काल होता क्या है मेरे भाई, ये प्रश्न पूछने का समय होता है, प्रश्न पूछने का, समझे, प्रश्न पूछने का समय होता है, ठीक है। यानी पक्ष से कौन प्रश्न पूछता है सर, विपक्ष प्रश्न पूछता है, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो प्रश्न काल में जब प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, तो जब सदस्य को सदन में मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है, यानी जो प्रश्न पूछने वाले हैं या जो सदन के सदस्य हैं जिनके द्वारा प्रश्न पूछा जा रहा है, तो मौखिक उत्तर चाहते हैं, ठीक है। और इसके परिणाम स्वरूप जिस पर पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री प्रश्न भी, मान लीजिए कि एक प्रश्न पूछा गया, जवाब दे रहे हैं मौखिक, उसके पूरक एक और प्रश्न भी इनसे पूछ लिए जाए, तो ऐसे प्रश्न को क्या कहते हैं भैया, तारांकित प्रश्न कहते हैं। गैर सरकारी तो बिल्कुल नहीं होगा, अल्प सूचना प्रश्न तो बिल्कुल नहीं होगा। अब दो विकल्प बच गया, एक तारांकित और एक होता है अतारांकित। तारांकित प्रश्न क्या होता है, तो जिसका जवाब मौखिक रूप से हो, कैसा भैया, मौखिक हो, और जवाब तुरंत दिया जाए, जवाब तुरंत दिया जाए, यानी जवाब की हम इच्छा तुरंत कर लें, उसे हम तारांकित कहते हैं, यानी ये वाला सही है। और तारांकित क्या होता है, इसका प्रश्न का उत्तर आप बाद में दे सकते हैं, समझे। जैसे सदन में प्रश्न पूछे जाते हैं तो एक तारांकित स्टार मार्क क्वेश्चन होता है, उसका जवाब तुरंत चाहिए होता है। देखिए सदन में प्रश्न काल भी होता है, सदन में क्या होता है प्रश्न काल, प्रश्न काल में प्रश्न पूछा जाता है। एक होता है सर शून्य काल, शून्य काल छुट्टी होता है, यानी लंच, क्या कह सकते हैं सर, लंच का टाइम होता है। सर एक हमने सुना है सर स्वर्णिम घंटा एक शब्द आया था यूपीएसआई में, क्या आया था सर, स्वर्णिम घंटा। स्वर्णिम घंटा क्या होता है, ठीक है सर, स्वर्णिम घंटा होता है 1 घंटे का समय, कितना, 1 घंटा का समय। समझिए क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो जाती है, क्या हो जाती है सर, दुर्घटना हो जाती है, ठीक है, और आप वहां पे मौजूद हैं, तो उस व्यक्ति को 1 घंटा के अंदर अस्पताल पहुंचा देते हैं, कहां पे, अस्पताल पहुंचा देते हैं, तो वही 1 घंटे का टाइम स्वर्णिम घंटा कहलाता है। और इसके तहत एक और बात होती है मेरे भाई, जैसे अगर उसकी जान बच जाती है, ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि सरकार आपको कुछ पुरस्कृत करे, उपहार दे, लेकिन एक शर्त है कि स्वर्णिम घंटा के तहत किए गए मदद की आप उपहार की कोई चिंता नहीं करेंगे, कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए, अब मिले या ना मिले भाई, मानवता के हिसाब से कर देना चाहिए किसी की मदद। अगला प्रश्न, ठीक है, 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िएगा। 7वां क्वेश्चन कह रहा है सदन और राज्य विधान मंडलों के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका के समक्ष दायर की जा सकती है, किसके भैया, संसद, सॉरी संसद लिखा था, संसद। और भैया राज्य में क्या होता है, राज्य में विधान मंडल, विधान, विधान मंडल, ठीक है, विधान मंडल।
ठीक है। इनके संदर्भ में, इनके किसके भैया, चुनाव के संदर्भ में, चुनाव के संदर्भ में कोई क्या दायर करना हो सर, याचिका, याचिका। तो याचिका किसके पास दायर किया जा सकता है? अब जो लोग कह रहे हैं निर्वाचन आयोग, गलत बात है। निर्वाचन आयोग के पास नहीं, सर्वोच्च न्यायालय भी नहीं, कौन सा, उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति भी नहीं। अब उच्च न्यायालय के भैया, संसद या राज्य विधानमंडल की चुनाव जिस राज्य में हुई होती है उसी राज्य के उच्च न्यायालय के समक्ष हम याचिका दायर कर सकते हैं। क्या दायर कर सकते हैं? याचिका दायर कर सकते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी के साथ जितने लोग जा रहे हैं सही है और बाकी लोग गलत हैं। समझ रहे हैं? तो ऐसे ही लोग प्रश्न पूछेगा तो परीक्षा में गर्दा उड़ जाएगा। क्या उड़ेगा? गर्दा उड़ेगा। आई देखिए, तो बता रहे हैं, इतना आराम से बता रहे हैं, फिर भी गलत हो रहा है। हाँ, 7 के बाद क्या आता है सर? 7 के बाद तो हमने सुना है कि 8 आ जाता है। तो 8 आता है, हम भी कह रहे हैं 8 आता है। तो जवाब दीजिए आप सभी, जवाब उत्तर खटका दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर कह रहा है कि किसी विधानसभा परिषद का निर्माण या निरस्त करने के लिए राज्य विधानसभा द्वारा एक प्रस्ताव पारित करना होता है जिसे निम्न द्वारा समर्थन प्राप्त होना चाहिए। भैया देखिए, एक होता है विधानसभा, लो भैया पढ़ लो। एक होता है, यहां पे एक शब्द होता है विधानमंडल, आराम से पढ़ा रहे हैं, कौन सा भैया, विधानमंडल। विधानमंडल में 2 सदन हो सकते हैं, होते नहीं है, हो सकते हैं। एक होता है विधानसभा, क्या भैया, विधानसभा, जिसे हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, और एक होता है सर विधान परिषद, जिसे हम लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, एम एल ए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसे कहते हैं एम एल सी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो मान लीजिए कि किसी राज्य में विधान परिषद बनाना हो। विधान परिषद कितने राज्यों में है सर? 6 राज्यों में है मात्र। अगर किसी राज्य में विधान परिषद का निर्माण करना हो या फिर समाप्त करना हो, विधान परिषद बना बनाया हो, समाप्त करना हो, तो एक प्रस्ताव पास किया जाता है। कहां से? विधानसभा से। तो प्रस्ताव किस बहुमत से पास होना चाहिए? कह रहा है सदन की बहुमत संख्या। भैया बहुमत संख्या इस सिंपल में लिख दिया है। दूसरा कह रहा है सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3, बिल्कुल ये वाला सही है। यानी देखो, 2/3 बहुमत से वो प्रस्ताव पारित होना चाहिए, और 2/3 बहुमत को हम विशेष बहुमत कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं? विशेष बहुमत कहते हैं। जितने सदस्य उपस्थित हैं उनके 2/3 सदस्यों से पास चाहिए। तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा सर? ओनली बी इज द करेक्ट आंसर, ओनली बी इज द करेक्ट आंसर। सही बात है, बताइए दिक्कत की कोई बात है? नहीं सर। तो इसका उत्तर देख लीजिए कहां पे है सर, डी वाले में लिखा है ओनली बी, डी वाले में। अब लड़के क्या सोचते हैं कि सर केवल बी वाला सही है, तो चलो भैया बी वाला लगा दो, गड़बड़ हो गया। ऐसा किया है कि नहीं? बी वाले किस में दिया है? डी वाले में, और जानबूझ के देता है, कि गर्दा उड़ जाए। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मूल संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत उल्लेखित नहीं है? भैया नीति निर्देशक तत्व के तहत उल्लेखित नहीं है। नीति निर्देशक तत्व का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत उल्लेखित नहीं है। कह रहा है, अब पढ़ेंगे। पहला कह रहा है जीवन स्तर संवर्धित करना राज्य का कर्तव्य हो गया, ये बात है। आर्टिकल 47 पढ़ेंगे ना तो उसमें होगा पोषण, जीवन स्तर, सारी बात बोला गया है। पोषण स्तर को, ये भी बात सही है। पर्यावरण की रक्षा करना और बेहतर बनाना राज्य का कर्तव्य होगा, केवल राज्य का कर्तव्य नहीं होगा मेरे भाई। सार्वजनिक सुधार के लिए, ये भी बात सही है, लेकिन पर्यावरण की सुरक्षा करना केवल राज्य का कर्तव्य नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? आंसर नंबर सी हो जाएगा। यानी 9 का क्या हो जाएगा मेरे भाई सर? 9 का सी हो जाएगा। समझे? यानी पर्यावरण की रक्षा करना और बेहतर करने राज्य का कर्तव्य तो होगा ही होगा, साथ में केंद्र का भी कर्तव्य होगा। समझे? अगले प्रश्न की ओर। और डीपीएसपी राज्य की बात करता है। डीपीएसपी किसकी बात करता है? राज्य की बात करता है। क्या मैं सही हूं? अगला क्वेश्चन, निम्न में से किन जनहित याचिका के मामले में, सॉरी, निम्न में से किन पर जनहित याचिका के मामले के रूप में विचार किया जा सकता है? जनहित याचिका मामले के रूप में विचार किया जा सकता है। देखिए, जनहित याचिका क्या होता है? जो जनता के हित में हो, यानी किस पे विचार किया जा सकता है? बताइए। 10 का क्या हो जाएगा उत्तर? 10 का क्या हो जाएगा उत्तर? 1 मिनट, मैं गलत पढ़ दिया, सारी सारी सारी। ठीक है, विचार नहीं किया जा सकता है, ऐसे ही गलती होता है।
यानी तीन में से कोई ऐसा मामला है जिन पर जनहित याचिका के बारे में विचार नहीं किया जाएगा। भैया जनहित याचिका जनहित में जारी किया जाता है, जनहित में जारी किया जाता है, निजी हित में नहीं, जनहित में। पहला कह रहा मकान मालिक किराएदार का मामला, भैया ये निजी मामला हो गया, कैसा निजी मामला हो गया, इस पे तो नहीं किया जाएगा विचार। दूसरा कह रहा सेवा मामले में पेंशन और ग्रेजुएटी संबंध में मामले, बंधुआ श्रमिक के मामले, क्या हो जाएगा भैया, पहला तो नहीं होगा। किस पर विचार नहीं किया जाएगा बताइए, किस पर नहीं किया जाएगा? ठीक है, ठीक है सर, इस पे किया जाएगा, ए और सी पे नहीं किया जाएगा, ए और सी पे नहीं किया जाएगा, सही बात है। 10 का ए और सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10 का ए और सी हो जाएगा। देख ए और बी, एक मिनट गलत हुआ, एक मिनट गलत हुआ, गलत हुआ, गलत हुआ। देखो भैया इस पे और इस पे नहीं किया जाएगा, देखो गलती हो गया, माफी चाहते हैं। देखो इस पे नहीं किया जा सकता, सेवा मामले में पेंशन ग्रेजुएटी, ये बात सही है, इस पे भी नहीं हो सकता। लेकिन बंधुआ श्रमिक के मामले में, बंधुआ श्रमिक जो होता है ये जनहित वाला मामला होता है, इस पे हो सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सर ए और बी, क्या हो जाएगा, ए और बी। बिल्कुल, जो लोग ए और बी दे रहे थे वो सही है, मुझसे गलती हुई और मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। हाँ सर, हाँ सर, ठीक है। देखिए कंप्यूटर तकनीकी, क्या भैया, कंप्यूटर तकनीकी की पहली पीढ़ी में किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो भैया कंप्यूटर तकनीकी की जो पहली पीढ़ी है, कौन से भैया, प्रथम पीढ़ी, पहली पीढ़ी को प्रथम पीढ़ी लिखेंगे ना, प्रथम पीढ़ी में आप सभी को पता है सर वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था, जिसे निर्वात नली कहते हैं। पहले पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात नली का प्रयोग हुआ था, फिर आईसी, ट्रांजिस्टर, ये सारी चीज आते गए, उसे हम लोग कहते हैं मशीन लैंग्वेज। ठीक है, जिस भाषा का प्रयोग हुआ था प्रथम पीढ़ी में उसे हम लोग क्या कहते हैं, मशीन लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, मशीन लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल, मजा आ गया। सर आपसे भी गलती हो गई, किससे नहीं होती है मेरे भाई, किससे नहीं होती है? ये दिख रहा है तो ऐसे कर दूंगा तो आपको स्पष्ट हो जाएगा और पढ़ लीजिएगा। और जो कह रहे हैं कि सर विजिबल नहीं है, मैं एक बार थोड़ा सा दिखाइएगा फोन में, ये विजिबल है कि नहीं, ये मामला दिखाइएगा। मैं यहां पढ़ रहा हूं, किस विवादित मामले में सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि न्यायिक समीक्षा संविधान की बुनियादी विशेषता है और 9वीं अनुसूची में एक अधिनियम की प्रविष्टि है, या जिसके भाग को न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करके असंवैधानिक माना गया है, संरचना को नष्ट करने या क्षति पहुंचाने के लिए मूल होगा, मूल होगा। यह कौन सा केस था भैया? तो यह केस कौन सा था? यह केस था, मेनका गांधी नहीं था, केशवानंद भारती, तो आप सभी को पढ़ा होगा, तो ए वाला हो जाएगा, पहला वाला, ए वाला। ठीक है, आई आर कोहेलू बनाम तमिलनाडु राज्य। ठीक बात है, इसका उत्तर ए वाला सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। 13, 13, 13 का उत्तर दीजिए। कह रहा निम्न में से कौन सा एक कर बचत निवेश नहीं है? कौन सा एक टैक्स सेविंग निवेश इन्वेस्टमेंट नहीं है? विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट? सेविंग इन्वेस्टमेंट नहीं है। कह रहा है गृह ऋण, ऋण मूलधन चुकौती, सार्वजनिक भविष्य निधि, जीवन बीमा भी है लेकिन समयावधि जिसे फिक्स डिपॉजिट कहते हैं, एफडी कहते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं है, नहीं है। ठीक है, इसका हो जाएगा फिक्स, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर, एफडी कहते हैं, क्या कहते हैं, एफडी कहते हैं। ठीक है, अच्छा एक होता है आरडी, एक आरडी अकाउंट खुलवाया जाता है और एक एफडी। एफडी क्या होता है, फिक्स्ड होता है, एक बार में जमा कर दिए। आरडी क्या होता है, रिकरिंग डिपॉजिट होता है, जिसमें आप जब जब आपके पास पैसा आया कुछ 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 करके क्या करते रहते हैं, जमा करते रहते हैं। एक आरडी होता है, एक एफडी होता है। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, डी वाला हो जाएगा क्या? हाँ बाबू, डी वाला हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट है। कह रहा है जम्मू एवं कश्मीर में, कहां पे भैया, जम्मू कश्मीर के राज्य में भारी हथियारों से लैस 4 आतंकवादियों द्वारा उरी हमला किस तिथि को हुआ था? भैया उरी हमला याद है ना, सैनिक हमारे सो रहे थे, सुबह सुबह अटैक किया गया था। 4 आतंकवादी हथियारों से लैस थे और उनके जो सिपाहियों का छावनी था उस पर अटैक किया गया। 25 सितंबर, 20, 18 अगस्त, भैया अगस्त में तो नहीं है, सितंबर में हुआ था। अगस्त में तो नहीं हुआ था, कब हुआ था, सितंबर में हुआ था।
सितंबर में हुआ था, अगस्त, अच्छा चौथा विकल्प है ना, 18 सितंबर 2016 को हुआ था। कब हुआ था उरी हमला? 18 सितंबर 2016 को। अच्छा, पुलवामा हमला कब होता है? आप सभी को पता है सर, 14 फरवरी को। 14 फरवरी को क्या मनाते हैं हम? जिस दिन मनाते हैं ना, क्या समझ ही रहे हैं? कौन सा डे मनाते हैं? धोखेबाज डे। अगला, केंद्रीय जांच ब्यूरो के संस्थापक निदेशक कौन थे? यानी सीबीआई पूछ रहा है मेरे भाई। लो भैया, सीबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है बताओ? क्या नई दिल्ली में है क्या? मुख्यालय न्यू दिल्ली में है क्या? न्यू दिल्ली में है क्या? आपको बताना है। ठीक है, पहले निदेशक कौन थे सर? ये 1963 से लेकर के 1968 तक के कार्यरत रहे थे। 1963 से लेकर के 1968 तक रहे थे। क्या नाम था? डीपी कोहली। क्या नाम था? डीपी कोहली थे। पहले कौन थे? डीपी कोहली थे। ठीक बात है। अगला, कह रहा है निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में नहीं है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में नहीं है। क्या? शिक्षा का अधिकार। भैया आपको पता है ना, एक 6 वर्ष से कम लोगों की शिक्षा की बात करता है। ग्राम पंचायत की बात आर्टिकल 40 कहता है। यानी ये दोनों है, ये दोनों हमारे डीपीएसपी में है। और कह रहा है कौन सा नहीं है? तो ए और बी दोनों नहीं है। ए और बी दोनों, ए और बी दोनों नहीं है। ठीक है, यानी कौन सा नहीं है? तो ये भी है, ये भी है, यानी नहीं है। ये वाला करेक्ट। ठीक है, अगर हम ए वाला और बी कह दें कि दोनों, तो दोनों समझ रहे हो, दोनों नहीं है। कंफर्म है? अगले प्रश्न की ओर बढ़े। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निर्वाचित प्रतिनिधि? अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या हुआ था? क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा था क्या? माफी, रुक जाइए रुक जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में नहीं है? तो भैया ये तो है, ये वाला भी है, ये है, ये भी है, दोनों है। और ये कह रहा है नहीं है, कह रहा है नहीं है। हम बोलेंगे ए और बी दोनों, तो ये दोनों नहीं है क्या? भैया दोनों है। तो इसलिए ना हम ये वाला सेलेक्ट किए थे। वो विनोद बाबू कहाँ एकदम गर्दन मचा देते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक संसदीय विशेषाधिकार है? संसदीय विशेषाधिकार कह रहा है संसद में बोलने की स्वतंत्रता तो है भाई, ये विशेषाधिकार बोल सकते हैं, पहला। दूसरा कह रहा है सदन में कुछ भी कहने या उनके द्वारा दिए हुए किसी मतदान के संबंध में गिरफ्तारी से मुक्त होना। दूसरा कह रहा है जब सदन चालू हो तो एक गवाह के रूप में भाग लेना ना। भैया वक्त, एक बात सही हो गया। 17 का क्या होगा सर? ए और बी। ए और बी क्या हो जाएगा? ए और बी। देख लीजिए, ए और बी पहले में दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है? कहा? ए और बी हो जाएगा। गवाह के रूप में भाग लेना गलत बात है, ए और बी पहला वाला सही है। अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18। बोतल बनाने के लिए निम्न सॉरी बोतल बनाने के लिए किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है? जो बोतल बनता है, तो जो बोतल बनता है वो उच्च घनत्व वाली होती है। उच्च घनत्व वाली पॉलीएथिलीन होता है, यानी डी वाला सही है। उच्च घनत्व वाला, निम्न नहीं होता है, उच्च घनत्व वाला पॉलीएथिलीन का प्रयोग किया जाता है। क्या भैया? बोतल बनाने के लिए। ठीक है, क्या बनाने के लिए सर? बोतल बनाने के लिए। ठीक, अगला नेक्स्ट वन पढ़िए क्वेश्चन, पढ़ लीजिए। उत्तर आप लोग खुद देंगे, हम थोड़ी देंगे इसका उत्तर। हाँ, इसका उत्तर भी हम आप लोगों के लिए छोड़ दे रहे हैं। हाँ, यहाँ नहीं, कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा उत्तर, यहाँ नहीं, कमेंट बॉक्स में। संविधान का वह कौन सा एकमात्र भाग है जिसे पूरी तरीके से निरस्त कर दिया है? क्वेश्चन आईएमपी। और ए इट्स योर होमवर्क। होम कैसे लिखते हैं? डब्ल्यू, होमवर्क। क्या भैया? होमवर्क है। ठीक है, यानी इसे हम कहते हैं गृह कार्य है। कैसा? गृह कार्य है। और इतना छोटा गृह कार्य लीजिए सर अभी कमेंट में, और जो लोग वीडियो रिकॉर्डेड देखेंगे वो भी कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर बताना है। नेक्स्ट बढ़े ना, अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है हिमालय में पंगसौन, पंगसन भैया ये होता है पंगसौन। क्या होता है? पंगसौन होता है, पंगसौन होता है शायद, हमें लग रहा है दर्रा। पंगसौन दर्रा होता है कि नहीं होता है? या फिर पंगसौ दर्रा होता है, पंगसौ भी लिख सकते हैं इसको, पंगसौ दर्रा मिलाता है
किसको? सिक्किम के बीच चीन को। नहीं भैया, ये सिक्किम को नहीं मिलाता है ना। हिमाचल प्रदेश भैया ये अरुणाचल प्रदेश को मिलाता है, उत्तराखंड नहीं। अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को मिलाने का काम करता है हिमालय। ठीक बात है, ठीक है। अच्छा, यहीं पे है हमारा दीफू दर्रा। कौन सा भैया? दीफू दर्रा का भी नाम सुना हो, ठीक है, ये भी यही है, दीफू दर्रा। हर गाना गाइए जो मन करे। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक भूख सूचकांक यानी वर्ल्ड या ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी करता है? ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन जारी करता है? अखिल अमेरिका स्वास्थ्य संगठन? नहीं भैया। अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान स्वास्थ्य? बिल्कुल ए। विश्व स्वास्थ्य? नहीं। रेड क्रॉस? नहीं भैया, बी वाला सही है। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स या ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो जारी करता है अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्था, ये जारी करता है। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है जिसे IFPRI कहते हैं। आई इंटरनेशनल फूड, पी से पॉलिसी, एंड आप क्या कहते हैं? रिसर्च इंस्टीट्यूट कह सकते हैं। सही बात है, दिक्कत की कोई बात नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न। अहिलवाड़ा, देखो भैया, अहिलवाड़ा किस राजवंश की राजधानी है? अहिलवाड़ा किस राजवंश की राजधानी है? अहिलवाड़ा। तो भैया अहिलवाड़ा जो हुआ करता था, एक वंश होता था चालुक्य। कौन सा? चालुक्य वंश। चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? अहिल्यावाड़ा थी। कहां पे भैया? अहिल्यावाड़ा थी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? तो सर चालुक्य वंश की, सर चालुक्य वंश तो लिखा ही नहीं है। हाँ, तो ये लिखा है ना सोलंकी वंश। देखिए चालुक्य वंश को ही हम लोग क्या कहते हैं भैया? सोलंकी वंश कहते हैं। जिस तरीके से गुलाम वंश को, किसको भैया? गुलाम वंश को हम मामलूक वंश के नाम से भी जानते हैं, इसी तरह इसको भी हम लोग जानते हैं। क्या ये बात सही है? ठीक है। पाल वंश का सर मुंगेर हम जानते हैं, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? सही बात है। हाँ, मान्य खेत, राष्ट्रकूटों का मान्य खेत, मान्य खेत इनकी राजधानी। ठीक है, चलिए उत्तर तो आप लोग सभी समझ ही रहे हैं। अगला प्रश्न ये भी इजी, उत्तर कटकाइए। अब देखिए इससे भी आसान कुछ हो सकता है। गांव का बच्चा बच्चा भी बोलता है, जो थोड़ा सा हिटलर हो जाता है। कहता है भारतीय दंड संहिता की धारा 307 संबंध निम्न में से किससे है? देखिए 307 हत्या से संबंधित है और हत्या के प्रयास से। हत्या के किससे भैया? प्रयास से। धारा बहुत खतरनाक होता है, ठीक है, हत्या के प्रयास से। इसके लिए वही व्यक्ति गवाही देता है। अगर आप हत्या का प्रयास किसी व्यक्ति के साथ कर रहे हैं, अगर वो बच गया, 307 बड़ा खतरनाक होता है भैया, वो खुद ही गवाही देता है। हाँ, तो हत्या के प्रयास से धारा 307 संबंधित है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न यहीं पे देख लीजिए, नेक्स्ट वन। अच्छा, एक क्वेश्चन तो हमें लग रहा है सब बता देंगे। कह रहा है के नाम, सॉरी नाम भारत, ये बात नाम हटा दीजिए। भारत के परमाणु कार्यक्रम को दिया गया था, यानी एक नाम दिया गया था भारत के परमाणु कार्यक्रम को, जिसमें भारत ने पोखरण में 15 किलो टन प्लेटिनियम उपकरण का विस्फोट किया और परमाणु क्लब का सदस्य बना था। यानी हम जो अपना पहला परमाणु परीक्षण किए थे कहां पे? पोखरण में। उसका हम लोग नाम दिए थे स्माइलिंग बुद्धा, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। क्या? ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। कहां पे है सर? डी वाले में। ठीक है, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के नाम, बुद्धा नाम भारत के परमाणु कार्यक्रम को दिया गया या रखा गया था। ठीक बात है। बहुत सारे, जैसे ऑपरेशन मेघदूत पूछ लेता है, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उसके बाद से ऑपरेशन महादेव भी चलाया गया था, जिसपे बहुत सारी राजनीतिक टिप्पणियां भी हो रही है। ठीक है, कह रहा है वे किसान जो तुरंत फसल ऋण चुकाते हैं, वे किसान जो तुरंत फसल ऋण को चुकाते हैं, उन्हें भारत सरकार द्वारा की दर से अतिरिक्त ब्याज की सहायता दी जाती है 3%। कितना? 3% ब्याज दर से अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है वैसे किसान, जैसे किसान के लिए जो लोन होता है। ठीक है, चलिए भाई, उत्तर तो एकदम सभी लोग एकदम खटकाते रहो लाजवाब तरीके से। हाँ, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कौन पढ़ेगा? हाँ, कौन पढ़ेगा? आप ही तो पढ़ेंगे, हम कैसे पढ़ेंगे? क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांतरित चट्टान है? कायांतरित रूपांतरित आप समझ रहे होंगे, चट्टान क्या भैया? सैल। सैल कैसा चट्टान है सर? कायांतरित चट्टान है।
कैसा चट्टान? कायांतरित चट्टान है। हम्म, समझे? कायांतरित चट्टान है 26 का, तो आप समझ गए हो। अब 27 की तरफ बढ़ जाते हैं मेरे भाई। ठीक है, अच्छा चलो, दो ही तो है विकल्प में, हम पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से, मिर्जा शमसी, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र के कानून बनाने के अधिकार के संबंध में सही है? यानी केंद्र सरकार को कानून बनाने के संबंध में सही बात पूछ रहा है। पहला कह रहा है संसद किसी भी अन्य देश के साथ किसी भी संधि या अंतरराष्ट्रीय समझौता लागू करने के लिए पूरे या भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी हिस्से में कानून बना सकते हैं। पहला बात तो सही है। देखिए, अंतरराष्ट्रीय संधि या समझौता जो होता है वो राष्ट्रपति के नाम से होता है, पहली बात। और अंतरराष्ट्रीय संधि या समझौता भारत के किसी भी राज्य पर लागू किया जा सकता है, इसके लिए राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। पहला बात तो सही हो गया। पहला बात सही हुआ ना, 27 का पहला बात क्या हुआ? सही हुआ। उसके बाद से आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? हो आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? पहला बात तो सही हो गया। दूसरा कह रहा है इस उद्देश्य के लिए संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को राज्य सूची में उल्लेखित विषय के संबंध में होने के आधार पर अवैध नहीं ठहराया जाएगा। बिल्कुल, ये भी बात सही है, ए और बी दोनों सही है, ये दोनों बात सही है। देखिए, राज्य सूची के विषय में भले ही वो कानून राज्य सूची के अंतर्गत आता है, लेकिन अवैध नहीं ठहराया जा सकता अंतरराष्ट्रीय संधि और समझौता को। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। कितना हो गया सर? 27 के बाद तो 28 आता है ना? 28, 28, ठीक है। कह रहे यदि कोई सिविल सेवक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित अपने कर्तव्यों की अपेक्षा करता है, अनुसूचित जाति जनजाति के संदर्भ में अपने कर्तव्यों की अपेक्षा करता है, तो उसे अधिकतम अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम धारा 4 के तहत अधिकतम सजा की जो समय है वो 12 महीना है। कितना भैया? 12 माह है। ठीक है, अधिकतम कितने समय तक दंडित किया जाएगा? सर 12 महीना है क्या? नहीं है क्या? सी वाले में 12 महीने। ठीक है, अगर कोई लोक सेवक हो, सिविल सेवक हो, समझे, अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित कर्तव्यों की अपेक्षा करता है, तो उसे अधिकतम कितना? 12 महीने की सजा का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है भारतीय पुलिस सेवा जो होता है, भारतीय जिसे हम आईपीएस कहते हैं, आईपीएस जो पहले इंपीरियल पुलिस सर्विस हुआ करता था, कैडर किसके नियंत्रण में आता है? तो भैया ये गृह मंत्रालय के आता है, अंतर्गत आता है। कौन सा मंत्रालय? गृह मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक बात है, गृह मंत्रालय के अधीन आता है। क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा सर? क्वेश्चन नंबर 30 भी बहुत जरूरी है। ठीक बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में अप्रतिबंधित मार्गों के माध्यम से खुदरा क्षेत्र में एफडीआई के लिए अनुमेय सीमा क्या है? मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की 100% सीमा है। कितना भैया? 100%। खुदरा क्षेत्र में। कैसा? खुदरा क्षेत्र में। ठीक है मेरे साथियों, आज मैं क्लास इतना ही लूंगा, और मैं आप सभी को पता है कि थोड़ा सा क्लास फास्ट लिया हूं, बाकी सारी चीजों पे ध्यान कम दिया हूं, तो इसका एक रीजन है, थोड़ा मुझे कहीं जाना है, इस वजह से हम क्लास को आज यहीं रोक रहे हैं। फिर हम मिलेंगे कल के क्लास में। ठीक है साथी, जय हिंद। आप सभी का दिन शुभ हो, आप एकदम स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।